नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम से राजस्थान के राज्यपाल की शिकायत की, केंद्र पर बरसे राहुल गांधी की, जानेंगे कि क्या चिराग के तेवर करेंगे एनडीए में अंधेरा और मोदी के करीबी ने ही सरकार को क्यों घेरा, और आखिर में बात रेपो रेट में कटौती की संभावना की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई वर्चुअल मीटिंग, राज्यसभा सांसदों के साथ करेंगे बातचीत। 30 जुलाई को रखी गई है मीटिंग की तारीख। राम मंदिर के भूमि पूजन पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल, पूछा कैसे होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। इस मौके पर 300 से ज्यादा लोग रह सकते हैं मौजूद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, चुनाव के लिए उतरेंगी 150 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां, निर्वाचन आयोग ने जारी की सूची। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 194 अंकों की गिरावट के साथ 37,935 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 62 अंकों की गिरावट के साथ 11,132 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में 15 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन यहां सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बगावती तेवर दिखाकर जहां सचिन पायलट शांत नजर आ रहे हैं, तो वहीं गहलोत खेमा बेचैन नजर आ रहा है। यही कारण है कि बार बार राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। आज भी सूबे की सियासत में काफी उथल पुथल देखने को मिली, जिस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि आज क्या कुछ हुआ राजस्थान की राजनीति में। राजस्थान में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि 1.5 साल बाद ही सरकार में ऐसा सियासी नाटक देखने को मिलेगा। सीएम और पार्टी के बड़े नेता दूसरे काम छोड़कर सरकार बचाने में जुट जाएंगे। आज गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस नेता गहलोत के साथ खड़े हैं। सूबे का सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है और राज्य में चल रही राजनीति की पूरी जानकारी उन्हें दी। गहलोत ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और उनको राज्यपाल कलराज मिश्र के बर्ताव के बारे में बताया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने इजाजत नहीं दी है। इसे लेकर सीएम गहलोत और कांग्रेस विधायकों ने राजभवन में धरना प्रदर्शन भी किया था। आज देश भर में राजभवन के घेराव के लिए भी कांग्रेस ने अभियान चलाया था। बावजूद इसके राज्यपाल ने सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर राज्यपाल कलराज मिश्र को पद से हटाने की मांग की गई है। वहीं पायलट गुट को राहत देकर विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर रोक लगाने के मामले में दाखिल याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कुछ मिनटों की सुनवाई के दौरान ही स्पीकर सीपी जोशी ने अपनी याचिका वापस ले ली। इतना ही नहीं, आज एक और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। दरअसल बीएसपी ने उन 6 विधायकों को व्हिप जारी किया था जो पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसे लेकर स्पीकर के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सभी उस वक्त हैरान रह गए जब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि सचिन पायलट का साथ दे रहे 3 विधायक कांग्रेस में लौटने वाले हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस सियासी घमासान का अंत कब होगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, राजस्थान में आज भी सीएम गहलोत के विधानसभा सत्र बुलाने की मांग विफल हो गई। राज्यपाल गहलोत की हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं, जिस पर आज अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से बात भी की और शिकायत भी की। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर यूं उंगली उठाना या उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना लोकतंत्र और नैतिकता के लिहाज से कितना सही है? देखिए आदित्य, बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान में जो सियासी खींचतान चल रही है वो अब राजनीतिक दलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्यपाल भी इसका हिस्सा बन गए हैं और उन पर पक्षपात करने की बात उठ रही है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, जिसका मतलब ही यही होता है कि इस पद पर बैठे व्यक्ति को केवल संविधान के मुताबिक फैसले करने चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख पद होता है और मंत्रिपरिषद की सलाह से वो कार्य करता है। लेकिन राजस्थान की घटनाओं को देखकर ऐसा नहीं लगता है आदित्य। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से कह रहे हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र इस मांग को खारिज कर रहे हैं, जबकि अगर वो इस सत्र को बुलाते और गहलोत सरकार को बहुमत परीक्षण करने के लिए कह देते तो शायद राज्य में एक सियासी खींचतान खत्म हो जाती। मगर अभी तो बात बढ़ती जा रही है और मामला अदालत से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है। राज्यपाल पर किसी के इशारे पर काम करने को लेकर उंगलियां भी उठ रही हैं, जो उनके पद की गरिमा के लिए ठीक नहीं है और न ही इससे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कैसे राज्यपाल और निर्वाचित सरकार आमने सामने आ गए और राज्यपाल के फैसलों पर आपत्तियां उठी।
व्यवहारिक राजनीति में यही होता है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो अपनी पसंद के राज्यपाल राज्यों में नियुक्त करती है। अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हुई तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर राज्य में विपक्षी दल की सरकार हुई तो अक्सर हम देखते हैं कि राज्यपाल के साथ टकराव की खबरें आती हैं। इसीलिए अपनी नियुक्ति को सही साबित करने के लिए राज्यपाल पक्षपात करें यह ठीक नहीं है। सच तो यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संविधान का ही पक्ष हर हाल में लेना चाहिए और लोकतंत्र का तकाजा भी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार अक्सर राष्ट्रवाद का झंडा गाड़कर लोगों को भ्रमित करती आई है, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राष्ट्रवाद के बहाने सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल ने उस मुद्दे को हवा दी है जिससे बीजेपी में खलबली मच सकती है। चाहे चुनाव हो या ना हो, बीजेपी की जुबान पर हमेशा राष्ट्रवाद का नारा रहता है। नेता हमेशा देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। इसी राष्ट्रवाद के सहारे आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज की चौथी कड़ी में कहा कि चीनियों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, सच्चाई को छिपाने वाले राष्ट्र विरोधी हैं, इसे लोगों के ध्यान में लाना देशभक्ति है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक भारतीय के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता देश और देश की जनता है और ये साफ है कि चीन के लोग हमारी सीमा में घुस आए हैं। ये बात मुझे परेशान करती है, कैसे दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं और लोगों से झूठ बोलूं तो मैं चुप नहीं रहूंगा, चाहे मेरा भविष्य डूब जाए। राष्ट्रवाद के सहारे बीजेपी को घेरते हुए राहुल ने कहा, मैं लोगों से झूठ नहीं बोल सकता हूं। मैं सोचता हूं कि जो लोग चीनियों के हमारे देश में घुसने के बारे में झूठ बोल रहे हैं वे लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं। मेरे ख्याल से जो लोग झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चीनी भारत में नहीं घुसे हैं, ऐसे लोग देशभक्त नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने बयान में जिक्र तो चीन का किया था, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की बात कर मोदी सरकार की उस शक्ति पर चोट किया है जिसे वो हमेशा अपना हथियार बनाती आई है। यानी अब सरकार भी राष्ट्रवाद की राह पर और विपक्ष भी। ऐसे में अब देखना होगा कि राष्ट्र के नाम पर किसका बनेगा काम। अब राहुल के इस बयान पर बीजेपी में खलबली मचना तय है, लेकिन इसके अलावा एक मुद्दा और भी है जिसने काफी वक्त से देश की सियासत को गरमाया हुआ है, और वो राफेल है, यानी राफेल विमान। भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ 36 विमानों को खरीदने का सौदा किया था। इन 36 विमानों में से पहले 5 विमानों की डिलीवरी फ्रांस ने आज भारत को कर दी है और भारतीय पायलट इन विमानों को लेकर फ्रांस से उड़ान भी भर चुके हैं। तो क्या है खास राफेल में और कब तक ये विमान पहुंचेंगे भारत, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। जिस विमान का 5 साल से भारत को इंतजार था वो अब जल्द ही भारत की जमीन पर होगा। भारतीय जाबाज पायलट इन विमानों को फ्रांस से उड़ाकर लाएंगे और 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस उतारेंगे। अंबाला एयरबेस पहुंचने के कुछ ही दिन बाद राफेल विमानों को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और इनकी तैनाती लद्दाख में कर दी जाएगी। पहले फ्रांस भारत को 4 विमानों की डिलीवरी कर रहा था, लेकिन भारत सरकार के विशेष आग्रह पर उसने 4 की जगह 5 विमानों की डिलीवरी की है। साथ ही भारत को फ्रांस ने भरोसा दिया है कि स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में वो तय समय पर बचे हुए विमान भी उपलब्ध कराएगा। फ्रांस में भारतीय पायलटों को जब ये विमान सौंपे गए तो फ्रांस में भारतीय दूतावास ने भी इसकी तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। साथ ही उन जाबाज भारतीय पायलटों की तस्वीर भी साझा की जो राफेल विमानों को उड़ाकर भारत ला रहे हैं। इस समय भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव चल रहा है और ये विमान भारत को हवा में बढ़त दिलाने की काबिलियत रखते हैं। ये विमान 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। विमान 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के अल्डाफ्रा एयरबेस पर पहुंचेंगे। यहाँ विमानों की जांच होगी और इनमें फ्यूल भरा जाएगा। इसके बाद ये 29 जुलाई की सुबह भारत पहुंच जाएंगे। राफेल 4.5 जनरेशन का विमान है और कई मामलों में इसकी खूबियां इसे 5वीं पीढ़ी का विमान भी बनाती हैं। इसे चीन के J-20K का भारत का जवाब माना जा रहा है। इसे करीबी लड़ाई में माहिर माना जाता है। भारत पहले से ही फ्रांस में बना मिराज विमान इस्तेमाल करता है। सुखोई और मिराज के साथ राफेल भारत को अपने पड़ोसियों पर बढ़त दिला सकता है। तो देश की सियासत में उफान लाने वाला राफेल जल्द ही भारतीय जमीन पर उतरेगा, जिससे सेना की ताकत में इजाफा होगा। वहीं फिलहाल कुछ दिनों से उफान तो महाराष्ट्र की सियासत में भी आया हुआ है और इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्मदिन भी है।
सुबह से ही उद्धव के लिए बधाई संदेशों का तांता लगा रहा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी उन्हें संदेश भेजा है, लेकिन उस संदेश में सियासत की वो कहानी छिपी है जो महत्वाकांक्षाओं को बयां करती है। तस्वीरें कुछ नहीं बोलती, लेकिन बिना कहे वो उन मायनों की ओर इशारा कर जाती हैं जो सियासत को नए मोड़ पर लाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर ये तस्वीर साझा की है। इसमें एक तरफ उद्धव बैठे हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार ने खुद गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल रखा है। इस फोटो के साथ एनसीपी नेता ने ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष और महाविकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे को बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे। अजीत पवार ने भले ही ये तस्वीर जन्मदिन पर साझा की हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान से इसके मायने अलग हो जाते हैं। दरअसल रविवार को ही उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वो सरकार गिराना चाहे तो गिराए, मैं देखूंगा। उद्धव ने यह भी कहा था कि मेरी सरकार 3 पहियों वाली है और स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। इस बीच अजीत पवार ने बर्थडे विश करते हुए उद्धव ठाकरे के साथ जो तस्वीर शेयर की है, उसमें उद्धव स्टीयरिंग पर नहीं बल्कि साइड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखकर ही माना जा रहा है कि सियासत की तस्वीर भी बदलने वाली है। ये कयास उस तकरार को देखकर लगाए जा रहे हैं जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों एक दूसरे को देखकर आंख दिखा रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे हमेशा सरकार बचाने का ही दावा करते हैं, लेकिन राजनीति कब क्या रूप ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये तस्वीर महज संदेश है या सियासत की नई कहानी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरफ महाराष्ट्र में सहयोगियों के संदेश अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में भी सहयोगी एनडीए के लिए मुसीबत बन रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी से खफा चल रही एलजेपी तल्ख तेवर अपनाए बैठी है। इस बार चुनाव की कमान एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने अपने हाथों में ले ली है, इसलिए वो नए प्लान पर फोकस कर रहे हैं। यह प्लान बीजेपी और जेडीयू का गेम बिगाड़ सकता है। बिहार में चुनाव आयोग ने भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान न किया हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। हमेशा एनडीए की उंगली पकड़कर चलने वाली एलजेपी अब की बार खुद के हाथ को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए पार्टी प्रमुख चिराग पासवान उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिससे न सिर्फ जनता करीब आए बल्कि बीजेपी पर भी दबदबा बनाया जाए। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट अभियान के साथ चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि बिहारी फर्स्ट का मतलब साफ है कि प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, शिक्षा से लेकर सभी जगहों पर केवल बिहारी ही हो। इसी सोच के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। वहीं पार्टी के नेता अब्दुल खालिक ने कहा कि बिहार के विजन डॉक्यूमेंट के लिए चिराग पासवान कई सालों से काम कर रहे हैं और इसके लिए हम बाकायदा एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। एलजेपी के इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए बिहार के हालात को न सिर्फ बेहतर किया जा सकता है बल्कि सर्वश्रेष्ठ भी बनाए जाने का खाका है। एलजेपी मानती है कि बिहार में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया जा सकता है और इनको बढ़ावा देने से पलायन पर रोक लगाई जा सकती है। अब्दुल खालिक ने बताया कि एलजेपी का बिहार में अब एक ही लक्ष्य है, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बिहार फर्स्ट की नीति से चिराग खुद के सियासी जीवन में चिराग जलाने में कामयाब हो गए तो एलजेपी कभी भी एनडीए में छोटे भाई की भूमिका अदा नहीं करेगी। इससे न सिर्फ एनडीए में दरार आएगी बल्कि बीजेपी और जेडीयू के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यानी साफ है कि चिराग पासवान जनता को पास और एनडीए को दूर करने की कोशिश में लगे हैं। इसके संकेत कई बार मिल भी चुके हैं। खैर, राजनीति में तो हर कोई आगे बढ़ने की सोचता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस सोच से चिराग बिहार की सियासत के रंग को बदल पाएंगे। अब चिराग का प्लान एनडीए की योजना पर क्या असर डालेगा, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक तो इन दिनों आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के तेवर भी हैं, जो लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई किताब की लॉन्चिंग की और उस दौरान कई बड़े खुलासे किए। इसी कड़ी में अब उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर बड़ी बात कही है, जिससे विपक्ष मोदी सरकार पर तल्ख हो सकता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही त्यागपत्र दिया था, उस वक्त से कहा जा रहा था कि पटेल का केंद्र की मोदी सरकार से कई मुद्दों पर विवाद चल रहा था। इसे लेकर अटकलों का बाजार भी काफी वक्त तक गरमाया, लेकिन अब उर्जित पटेल के त्यागपत्र देने के संभावित कारण का खुलासा हुआ है। उर्जित पटेल ने बताया कि दिवालिया कानून यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी को लेकर उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद थे। सरकार चाहती थी इस कानून में लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरती जाए, यानी लोन न चुकाने वालों के खिलाफ सख्ती न की जाए। सरकार के निर्देशों से बैड लोन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को धक्का लगा। अपने किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में केंद्र सरकार से आईबीसी को लेकर हुए अपने मतभेद का जिक्र किया है।
आपको बता दें कि उर्जित पटेल के कार्यकाल में ही आरबीआई ने फरवरी 2018 में आईबीसी का पहला सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में बैंकों को कर्ज वापस न चुकाने वाले लेनदारों को तुरंत डिफॉल्टर के तौर पर क्लासिफाई करने को कहा गया था। इसके साथ ही डिफॉल्टर को अपनी नीलामी के दौरान अपनी कंपनी दोबारा खरीदने से भी रोका जाना था। पटेल ने खिताब में लिखा है कि फरवरी में आरबीआई का सर्कुलर आने से पहले तक वे और वित्त मंत्री इस मुद्दे पर एकमत थे, लेकिन सर्कुलर आने के बाद सब कुछ बदल गया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से फरवरी वाले सर्कुलर को वापस लेने का अनुरोध किया गया। पटेल के मुताबिक इसके बाद जून 2019 में आरबीआई की ओर से एक और सर्कुलर जारी किया गया था, जिसने उसे कमजोर बना दिया और दिवालियापन के प्रावधान को कमजोर कर दिया। इससे कई डिफॉल्टरों पर कार्रवाई में देरी हुई, जबकि कुछ लोग तो कार्रवाई से ही बच गए। यानी अब तक जो आरोप विपक्ष केंद्र पर लगा रहा था, अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने भी उन्हीं आरोपों के जरिए सरकार को घेरा है। देखना होगा पटेल के इस खुलासे पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। और बुलेटिन के आखिर में बात रेपो रेट में कटौती की संभावना की। देश की अर्थव्यवस्था जो करीब 1 साल से हिचकोले खा रही थी, वो स्वास्थ्य मुसीबत में एकदम सुस्त दिख रही है, जिसे लेकर विपक्ष के तेवर भी सरकार पर तल्ख हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार की नीतियों को इसका जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कदम बढ़ाता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अब आरबीआई फिर से रेपो रेट में कटौती पर विचार कर रहा है। कोरोना काल में लगातार सुस्त हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और देश में अनलॉक मोड का भी आगाज किया, लेकिन आर्थिक हालात में अब भी कुछ सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच अब अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में एक बार फिर कटौती कर सकता है। जानकारों के मुताबिक अगली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.25% की कटौती कर सकता है। आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चलने वाली बैठक 4 अगस्त से शुरू होनी है। 6 अगस्त को इस बारे में कोई घोषणा की जाएगी। कोरोना के प्रकोप से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान और लॉकडाउन के असर को सीमित करने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कदम उठा रहा है। इससे पहले एएमपीसी की बैठक मार्च और मई में हो चुकी है, जिसमें नीतिगत रेपो रेट में कुल 1.15% कटौती की गई है। वहीं खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई तेजी, खासकर मछली, अनाज और दालों की वजह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई जून में बढ़कर 6.09 हो चुकी है। रिजर्व बैंक खुद ही कह चुका है कि महंगाई का सुविधाजनक स्तर 4% ही है, यानी अब महंगाई रिजर्व बैंक के सुविधाजनक दायरे से बाहर हो चुकी है। कहा जा रहा है कि रेपो रेट में 0.25% और रिवर्स रेपो रेट में 0.35% कटौती की उम्मीद है। हालांकि खुदरा महंगाई एमपीसी के लक्ष्य 2.6% के दायरे को पार कर गई है, लेकिन इसके अगस्त 2020 तक वापस इस सीमा के भीतर फिर आने की उम्मीद है। ऐसे में अब सभी की नजरें आरबीआई की बैठक पर है। देखना होगा कि रेपो रेट को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।